एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 की पॉलिटी की बुक को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको इकाई 1 में लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 को डिस्कस किया था। इकाई 2 में यानी कि यूनिट 2 में हम लोगों ने लेसन नंबर 3 को डिस्कस किया था, सरकार के बारे में कि गवर्नमेंट क्या होती है और इसके क्या क्या कार्य होते हैं। और आज हम लोग 2nd यूनिट का ही 4th लेसन को डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 4 है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व या फिर कौन कौन से एलिमेंट हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी के माध्यम से आपको बताया गया है। इसमें पहले स्टोरी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको मैप दिखाया गया है, ये भारत का और ये दक्षिण अफ्रीका का। और यहाँ हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं स्टोरी, वो दक्षिण अफ्रीका की ही स्टोरी को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे श्वेत और अश्वेत लोगों में भेदभाव होता था, यानी कि गोरे और काले व्यक्तियों में भेदभाव होता था। तो चलिए फिर आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, श्वेत यानी कि गोरे, अश्वेत यानी कि काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। यानी कि दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी प्रजातियों के अलग अलग प्रजातियों के लोग रहते थे। वहाँ पे श्वेत अश्वेत लोग भी रहते थे, सांवले लोग भी रहते थे। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर यानी कि स्क्रैप बुक, आपको याद रखना स्क्रैप बुक मिला, जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। यहाँ पे आपको क्या चीज नोट करनी है, सिर्फ स्क्रैप बुक क्या होता है, हम लोग जो असाइनमेंट बनाते हैं स्कूलों और कॉलेजों में, कोई असाइनमेंट दिया जाता है, उसमें आपको अखबारों की कटिंग लगाने के लिए कहा जाता है कि इस असाइनमेंट पे आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड कटिंग लगानी है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे स्क्रैप बुक कहते हैं। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी, यानी कि फोटो थी उस स्क्रैप बुक में। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम क्या था। उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। ये नाम याद रखना आप। जो उस स्क्रैप बुक में जो लड़के की फोटो थी, यानी कि अखबार की जो कटिंग थी स्क्रैप बुक में, और उसमें जो फोटो थी लड़के की, उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। और हेक्टर पीटरसन को किसने गोली मारी थी? पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा आखिर पुलिस ने हेक्टर पीटरसन को गोली क्यों मारी, यानी कि उसने अपनी माँ से क्वेश्चन किया। माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। यानी कि आपको याद रखना कि जिस तरीके से हमारे देश में छुआछूत की भावना थी, गोरे और काले व्यक्तियों में भेद, यानी कि श्वेत और अश्वेत या फिर गोरे और काले लोगों के बीच भेदभाव था, मगर हमारे देश में भेदभाव था, मगर उतना ज़्यादा भेदभाव नहीं था जितना कि दक्षिण अफ्रीका में था। और इसलिए जो दक्षिण अफ्रीका था वो रंग भेद कानून से बहुत ज़्यादा पीड़ित था। ये आपको याद रखना है। रंग भेद का मतलब है त्वचा, यानी कि जो चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना, यानी कि जैसे कि गोरे लोग और काले लोगों में भेदभाव किया जाता था वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बंट गई थी। और दक्षिण अफ्रीका में जो भी प्रजातियां थी वो जैसे श्वेत लोग या गोरे लोग यहाँ रहेंगे, और जो काले लोग हैं यानी कि जो अश्वेत व्यक्ति है वो यहाँ पे रहेंगे। और इसी तरीके से जो श्वेत और अश्वेत जो लोग थे वो अलग अलग समूहों में बंट गए। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत यानी कि गोरे, अश्वेत यानी कि काले, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों के एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। यानी कि वहाँ की जो सरकार थी दक्षिण अफ्रीका की, वहाँ पे जो श्वेत और अश्वेत जो लोग थे उनके बीच आपस में ना ही दोस्ती करने की परमिशन थी, ना ही आपस में बोलने की इजाज़त थी, ना ही गोरे लोग और काले लोग आपस में मिलजुल सकते हैं। विभिन्न प्रजातियों के लोग
ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। और इतना ज़्यादा भेदभाव था दक्षिण अफ्रीका में कि काले लोग यानी कि श्वेत और अश्वेत जो व्यक्ति थे वो ना तो एक दूसरे के पास आने जाने की उन्हें परमिशन दी गई थी और ना ही जो वस्तुओं का प्रयोग जो श्वेत लोग करते हैं उसका प्रयोग अश्वेत लोग नहीं कर सकते थे। वस्तुओं को लेकर भेदभाव था, आने जाने को लेकर भेदभाव था, उनसे बात करने के ऊपर भेदभाव था कि श्वेत लोग और अश्वेत लोग आपस में बातचीत नहीं करेंगे। मतलब इतना ज़्यादा भेदभाव था दक्षिण अफ्रीका में। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज में बड़ा गुस्सा था। उसने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे। यानी कि उन्होंने बताया कि जो श्वेत लोग गोरे लोग और जो अश्वेत लोग काले लोगों के जो अस्पताल थे वो भी अलग थे। मतलब इतना ज़्यादा भेदभाव था वहाँ पे। और अस्पताल की गाड़ियाँ भी अलग थी और अस्पताल की जो गाड़ियाँ थी वो भी अलग थी कि श्वेत लोग को इस गाड़ी में लेके जाया जाएगा और अश्वेत लोगों को इस गाड़ी में लेके जाया जाएगा। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे जरूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में इतना भेदभाव था कि एक तो श्वेत और अश्वेत लोगों के जो अस्पताल थे वो भी अलग होते थे और जिसमें जो श्वेत लोग होते थे यानी कि गोरे लोग होते थे उनकी जो अस्पताल की जो गाड़ियां होती थी उनकी जो ज़रूरत का सारा सामान से गाड़ियां बिल्कुल सजी हुई रहती थी। वहीं जो अश्वेत लोग थे उनकी जो अस्पताल की जो गाड़ियां थी उसमें कोई भी जो सुविधाएं थी वो उपलब्ध नहीं थी। और यहाँ तक कि जो रेल और बसें थी वो भी श्वेत लोगों की अलग थी और अश्वेत लोगों की अलग थी। और बस स्टैंड जो भी बनाए गए थे वो भी ये जो बस स्टैंड है वो श्वेत लोगों के हैं, ये जो बस स्टैंड है वो अश्वेत लोगों के। यानी कि हर चीज़ में बिल्कुल ही भेदभाव किया जाता था। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी। जो अश्वेत लोग थे यानी कि जो काले व्यक्ति थे उन लोगों को वोट देने का राइट नहीं दिया गया था। ये आपको याद रखना है। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और देश की जो सबसे अच्छी जमीन थी वो किनके लिए आरक्षित करके रखी थी, बचा के रखी हुई थी, वो सिर्फ गोरे लोगों के लिए बचा के रखी थी। और अश्वेत यानी कि जो काले व्यक्ति थे उनको इस प्रकार की जो सुविधाएं थी वो नहीं दी जाती थी। यानी कि जमीनों के आधार पर भी भेदभाव किया जा रहा था। और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी और जो अश्वेत लोग थे यानी कि जो काले व्यक्ति थे उन्हें खेती के लिए भी सबसे घटिया जमीन दी जाती थी और अश्वेत लोगों को बहुत ही अच्छी जमीन दी जाती थी। खेती में भेदभाव, जमीन के लिए भेदभाव, यानी कि हर चीज में भेदभाव किया जा रहा था दक्षिण अफ्रीका में। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। यानी कि जो अश्वेत लोग यानी कि जो भारतीय लोग थे और जो श्वेत लोगों के जो बराबर उन्हें नहीं माना जाता था। श्वेत लोगों को बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं दी गई थी और अश्वेत लोगों को सारी सुविधाओं से वंचित रखा गया था। इनके साथ भेदभाव किया जाता था हर चीज में, ये आपको याद रखना है। उनके साथ भेदभाव किया जाता था, मैंने वही बताया, जो अश्वेत लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो। कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था जिसका नाम था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग रहते थे। यानी कि यहाँ पे काले लोग रहते थे, वहाँ पे काले व्यक्ति रहते थे जो भारतीय थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था और जो हेक्टर पीटरसन थे वो भी कहाँ रहते थे? सोवेटो में रहते थे। वो भी कैसे थे? वो भी अश्वेत थे, यानी कि वो भी काले थे। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे और वहाँ के जो गोरे लोग थे अफ्रीका के वो कौन सी भाषा बोलते थे? वो अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था और जो हेक्टर उनके स्कूल के जो विद्यार्थी थे उनके ऊपर अफ्रीकन्स भाषा को सीखने का दबाव डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। और जबकि हेक्टर पीटरसन थे वो अपनी जो भाषा थी अश्वेत लोगों की जुलू भाषा को सीखना चाहते थे, मगर उन्हें कौन सी भाषा सिखाई जा रही थी? गोरे व्यक्तियों की भाषा सिखाई जा रही थी जो अफ्रीकन्स थी। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन्स सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका
की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। ये 16 जून 1976 की घटना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो सारी चीजों को, कि उस समय जो दक्षिण अफ्रीका ने जो लोग विरोध कर रहे थे कि उन्हें अफ्रीकन भाषा नहीं सीखनी, उन्हें उनकी ही भाषा सीखनी है, तो जो वहाँ की पुलिस थी उन्होंने विरोध करने वाले सभी लोगों को एक तो बहुत ही बुरी तरीके से पीटा, और जो आंदोलन करने वाले व्यक्ति थे, विरोध करने वाले जो छात्र थे, उन्हें क्या करा, उन पे गोलियां चला दी। और जिसमें से एक गोली किसको लगी थी, उनमें से एक गोली हेक्टर पीटरसन को लगी थी, और हेक्टर को गोली लगते ही हेक्टर मर गए थे। और ये जो घटना हुई है ये कब की हुई है, ये 16 जून 1976 में घटित हुई है। और जबकि अगर हमारे देश की बात करें, हमारे देश में भेदभाव तो था श्वेत और अश्वेत लोगों में, बट इतना भेदभाव नहीं था जितना कि दक्षिण अफ्रीका में था। वहाँ के अस्पताल अलग के, खेती के लिए जमीनें अलग थी, और हर चीज से जो अश्वेत लोगों को वंचित रखा जाता, श्वेत लोगों को वही चीज सुख सुविधाएं दी जाती थी। और हमारे देश में जो सभी चीज से स्वतंत्रता मिली थी वो 1947 में मिली थी। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला, ये नाम ही आपको याद रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ से, कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया था। बहुत लंबे समय तक इन्होंने लड़ाई लड़ी थी श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए। जैसे हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानियों में महात्मा गांधी जी का नाम आता है, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारी चीजों के लिए उन्होंने लड़ाई करी थी। उसी तरीके से अब दक्षिण अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला जी थे, उन्होंने रंग भेद के खिलाफ बहुत ही ज्यादा संघर्ष उन्हें करना पड़ा था। और इसके लिए हम लोग जब क्लास 11th की जो बुक है उसमें डीपली बताया गया कि उन्हें युवा अवस्था में ही उन्हें आंदोलन करने के चक्कर में जेल में डाल दिया गया था। और नेल्सन मंडेला की जो युवा अवस्था थी वो कहाँ पे बीती थी, वो जेल के अंदर बीती थी। फिर भी वो आंदोलन करते रहे थे। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। ये आपको याद रखना है कि जो श्वेत और अश्वेत लोगों के खिलाफ जो नेल्सन मंडेला जी ने इतना आंदोलन किया और उनको जो सफलता मिली थी वो कब मिली थी, 1994 में मिली थी। और दक्षिण अफ्रीका जो लोकतांत्रिक देश बना था, और दक्षिण अफ्रीका 1994 के बाद कैसा देश बना था, लोकतांत्रिक देश बना था। ये आपको याद रखना है। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाता था, और 1994 से ही सभी जो प्रजाति के जो लोग थे दक्षिण अफ्रीका में, सभी को क्या माना जाता था, बराबर का अधिकार दिया गया था। ये आपको याद रखना है। और जबकि हमारे देश में जो अधिकार दिया गया था वो 1947 में दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। सबसे पहले हम लोग भागीदारी को डिस्कस करेंगे। लोकतांत्रिक सरकार के जो मुख्य तत्व है उसमें सबसे पहले क्या आता है, भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। चुनाव कैसे होते, वोटों के माध्यम से या फिर मतदान के द्वारा। आपने पिछले पार्ट में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र में क्या लोग करते हैं, लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और चुनाव में वोट देकर लोग क्या चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, अपने नेता चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। ये जो नेता चुने जाते हैं वही लोगों की तरफ से सारे निर्णय, सारे कार्य करते हैं। ये मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखें। और जो प्रतिनिधि होते थे, जो नेता होते थे, उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो जो भी निर्णय ले, जो भी मांगे करे, वो जनता को ध्यान में रखकर करे, क्योंकि सरकार किसने बनाई है, जनता ने बनाई है। इसलिए जो नेता होती है, प्रतिनिधि होती है, या फिर जिसकी सरकार बहुमत में आई है जीतकर, उनको सारा काम जनता को ध्यान में रखकर करना होता है। अगर उन्होंने जनता की बात को नहीं सुना तो उनकी जो सरकार है अगले 5 साल बाद उनकी सरकार को गिरा दिया जाएगा जनता के द्वारा। फिर क्योंकि उन्हें वोट मांगने तो जनता के पास ही आना पड़ेगा। जब जनता देखेगी इन्होंने कुछ काम नहीं करा, अपनी तानाशाही दिखाई, तो जनता तो वैसे ही नहीं जिताएगी। इसलिए सरकार को अपना जो भी कार्य करना होता है, डिसीजन लेना होता है, वो जनता को ध्यान में रखना होता है। जनता ही जनार्दन होती है सरकार बनाने में, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में ये अवधि 5 वर्ष की है। इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। कभी कभी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारत में जो सरकार चुनने की जो निश्चित समय है
वो कब से कब तक होता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो अवधि होती है सरकार चुनने की वो 5 वर्ष की होती है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। वही मैंने आपको बताया कि एक बार सरकार जब चुन ली जाती है किसी भी पार्टी की तो वो सत्ता में कितने वर्ष तक कार्य करती है, वो 5 वर्ष तक कार्य करना होता है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। यानी कि जब सरकार अच्छा काम करेगी तो ऑब्वियसली बात है जो जनता है दोबारा उसे वोट देकर सत्ता में लाएगी, दोबारा जिताएगी। अगर वो काम नहीं करेगी तो जनता क्या करेगी, उसकी सत्ता को, उसकी सरकार को गिरा देगी और दूसरे लोगों को मौका देगी जो जनता का सहयोग करे और जनता के लिए कार्य करे। चुनाव का समय लोगों के लिए वे घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। इस प्रकार से जो नियमित चुनाव होते हैं इससे जो लोगों का जो दबाव है, जो नियंत्रण है वो सरकार पर रहता है। तो लोगों को पता भी लगता रहता है कि जो सरकार है वो आखिर हमारे लिए क्या क्या कार्य कर रही है और किस प्रकार से कार्य कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागीदारी के अन्य तरीके के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होता है। वही मैंने आपको बताया कि चुनाव जो होता है वो 5 वर्ष में एक बार होता है। ये आपको याद रखना। चाहो तो सारी चीजों को आप नोट भी कर सकते हो। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। ऑब्वियसली बात है जब सरकार कोई भी पॉलिसी बनाएगी, कोई भी नीति बनाएगी तो उसे जनता को ध्यान में रखकर ही सारा कार्य करना होता है। अगर उसने जनता को ध्यान में रखकर कार्य नहीं किया तो जनता जो है उस सरकार की क्या करेगी, आलोचना करेगी। आगे बढ़ते अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। अगर सरकार जनता की बात को नहीं मानेगी तो जनता क्या कर सकती है, जुलूस निकाल सकती है, आंदोलन कर सकती है और कहीं कहीं जगह पे दंगे फसाद जैसी जो स्थिति है वो भी उत्पन्न हो जाती है। आगे बढ़ते ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल कई तरीके हैं। अगर लोगों को पसंद नहीं आया सरकार ने जो भी पॉलिसी बनाई है, जो भी नीति बनाई है, जो भी कार्य किया है तो जनता जो है अपनी राय को व्यक्त कर सकती है अलग अलग तरीके से। या तो वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकती है या फिर कहीं कहीं अगर सरकार नहीं बात मानती तो लोग क्या हो जाते हैं, वो दंगे फसाद पर उतर आते हैं और ऐसे में क्या होता है, पुलिस और जनता के बीच में टकराव हो जाता है, फिर लाठीचार्ज जैसी स्थिति आ जाती है और आंसू गैस जैसी स्थिति आ जाती है, वो छोड़े जाते हैं और सरकार को ये समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्यवाही करनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है जनता अपनी राय को रख सकती है और सरकार को ये बता सकती है कि उसे अपनी जो कार्यवाही है, अपना जो संशोधन है पॉलिसी में वो किस प्रकार से करना चाहिए ताकि उनकी मांगों को, उनकी बातों को भी रखा जाए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है और जनता जो है वो सरकार के सामने अपनी जो राय कैसे व्यक्त कर सकती है, या तो धरने कर सकती है या जुलूस निकाल सकती है सरकार के विरोध, या हड़ताल पे आ सकती है या हस्ताक्षर अभियान के द्वारा जनता सरकार के आगे अपनी मांग को रख सकती है। इनके जरिए जो बातें गलत है और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है और इसके अंतर्गत जो भी जनता धरने करती है, जुलूस करती है या हड़ताल करती है तो जो भी बातें गलत होती है और जो न्याय संगत नहीं होती, जो उसके अगेंस्ट होती है, विरुद्ध होती है, जनता क्या करती है, सरकार को उस चीजों के बारे में बताती है कि जो भी आपने पॉलिसी बनाई इसमें और भी संशोधन होनी चाहिए ताकि हमारी बातों को भी, जनता की बातों को भी सुना जाए और उसमें परिवर्तन किया जाए ताकि जनता को उससे फायदा हो सके। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे इस देश में सरकार कैसे लोकतांत्रिक सरकार है तो जो 4th स्तंभ पे जो आता है यानी कि 4th जो पिलर है वो किसका है, वो मीडिया का पिलर है। तो मीडिया के पिलर में अखबार हो गया, पत्रिकाएं हो गई या टेलीविजन हो गई, न्यूज हो गई, तो ये लोग भी क्या कर सकते हैं, सरकार पे दबाव डाल सकते हैं कि जनता की बातों को सुना जाए। आगे बढ़ते जहां ये सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं ये भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को ये मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका ये भी है कि वे आंदोलन करे जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं
एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। यानी कि आपने देखा होगा, चाहे आप हिस्ट्री को उठा के देखो या पॉलिटी में पढ़ के देखो, कि पहले के टाइम पे एक तो जो महिलाएं होती थी, जो दलित वर्ग के लोग होते थे या एसटी जो वर्ग के लोग होते थे, उन्हें हर चीज में निर्णय लेने के लिए शामिल नहीं किया जाता था। ना ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार था पहले, और ना ही दलितों को मंदिर में आने जाने दिया जाता था। हर चीज में भेदभाव होता था। जो महिलाएं हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं या फिर निचले वर्ग के लोग हैं, उन्हें भी अपनी बातों को सरकार के सामने रखने का भी उन्हें भी पूरा मौका दिया जाना चाहिए। और ये जो लोग अपनी जो बात रख सकते हैं वो आंदोलन के जरिए ही रख सकते हैं। इसलिए देश में सभी लोगों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि इस देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। ऑब्वियसली बात है कि अगर जनता को पता होगा कि जो देश है, जो सरकार है, वो किस प्रकार से चलानी होनी चाहिए, तो उस देश का जो लोकतांत्रिक स्वरूप है वो बहुत ही मजबूत हो पाएगा। क्योंकि जो जनता है वो अपनी राय व्यक्त करेगी सरकार को ऐसे ऐसे कार्य करने, जिससे कि हमारा जो देश है वो अच्छी प्रकार से डेवलप हो सके। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गाँव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे, तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि सरकार कैसे काम करती है। देखिए, हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी सरकार है, जिसे हमने चुना है, वो किस प्रकार से कार्य करती है, जनता की बात को सुनती है या नहीं सुनती। इसका भी हमें समय समय पर निरीक्षण भी करते रहना चाहिए। आगे बढ़ते विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, कई बार क्या होता है कि अगर कोई विवाद हो जाता है, उसका समाधान नहीं हो पाता, तो जो पूरा एक आंदोलन होता है, प्रदर्शन होता है, वो कैसा रूप लेते, वो हिंसा का रूप लेते, वहाँ पे दंगे फसाद हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह ये मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। आगे बढ़ते विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। और विवाद कई बार कैसे उठता है, जब विभिन्न अलग अलग संस्कृतियों के लोग होते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते हैं, या फिर जो आर्थिक रूप से आर्थिक पृष्ठभूमियों के जो लोग होते हैं, वो एक दूसरे के बीच जो बैलेंस है, तालमेल है, बातचीत अच्छे से नहीं कर पाते, तो कभी कभी जो आंदोलन होता है वो हिंसा का या फिर दंगे का रूप लेता है। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और कभी कभी जो दंगा या फिर हिंसा कैसे होती है, लोगों को लगता है कि मेरे साथ ये भेदभाव हो रहा है, तभी भी ये दंगा है या हिंसा है वो भी उत्पन्न हो जाती है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, और लोग जो अपने विवादों को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, दंगा करते हैं, हिंसात्मक तरीका अपनाते हैं, जो कि गलत है, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वे विवादों का समाधान करे। और सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सरकार को तो जनता के लिए काम करना है और जनता ही जनार्दन होती है, तो सरकार को जो विवाद उत्पन्न होती है, जो हिंसा होती है, इसे बढ़ावा ना दिया जाए सरकार के द्वारा, और इसे रोका जाए और जनता की बातों को सुना जाए कि जनता आखिर कहना क्या चाहती है। आगे बढ़ते आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़े और ये समझे कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव यानी कि त्योहार कई बार समस्या का कारण बनते हैं। बिल्कुल, उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौके पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो, हिंसा ना भड़के। वे सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। यानी कि क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कि अगर किसी का त्योहार है, जैसे यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका भी त्योहार है, उन्हें भी जुलूस इसी रास्ते से निकालना है, और जो हिंदू कम्युनिटी या फिर अदर कोई कम्युनिटी है उनका भी त्योहार या उत्सव उसी दिन है, उन्हें भी जुलूस इसी रास्ते से निकालना है। अब भाई दोनों जुलूस एक ही रास्ते से निकालेंगे, एक ही समय से निकालेंगे, तो आपस में क्या होगा, टकराव उत्पन्न होगा। और टकराव से कई बार क्या होगा कि दोनों जो
पार्टी के जो व्यक्ति है वो आपस में पत्थरबाजी करेंगे, दंगे करेंगे, फसाद करेंगे। तो ये जो स्थिति उत्पन्न ना हो हिंसा की, तो पुलिस क्या करती है, दोनों पक्षों को समझाती है कि आप क्या कर सकते हो कि आप इस टाइम पे अपना जो उत्सव है वो मना लो, उसके बाद दूसरी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो इस समय पे बना लो, या फिर दोनों का जो रास्ता हो वो अपोजिट डायरेक्शन में, कि एक जो व्यक्ति है वो इस जगह से लेके जा सकता है, अपना जुलूस निकाल सकता है, दूसरा व्यक्ति इस तरीके से निकाल सकता है, जिससे कि आपस में जो हिंसा है वो भी नहीं होगी। इसलिए जो प्रथम जो कार्य होता है, प्राथमिक कार्य होता है, वो पुलिस का होता है। पुलिस को इन दोनों पार्टियों को समझाना होता है, जिससे कि आपस में हिंसा, आपस में लड़ाई ना हो। इसलिए पुलिस की जो भूमिका होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं, सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। बिल्कुल, भारतीय संविधान में सभी लोगों को कुछ सभी नियम या फिर बुनियादी नियम या फिर कानून बनाए गए हैं, जो सरकार को भी मान्य होती है और जनता को भी मान्य होती है, और उसी के आधार पर ही सारे जो निर्णय है, कार्य वो किए जाते हैं। और सभी को जो भी राइट दिए गए हैं उसे अपने दायरे में रहकर, अपनी लिमिट में रहकर उस चीज के प्रति अपनी जो भूमिका है वो निभानी होती है। आगे बढ़ते, नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। तो बिल्कुल कई बार क्या होता है कि जो विवाद होता है वो पानी को लेके, यानी कि नदी के पानी का बंटवारा का विवाद भी कारण हो जाता है विवादों का। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर, ये बांध ही आपको याद रखना है, कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की जरूरतें भी पूरी होती है। यानी कि जो कर्नाटक का जो बांध है उससे एक तो वहाँ के लोगों को भी बेनिफिट मिलता है, उसके साथ साथ बेंगलुरु शहर के जो लोग हैं उनकी भी आवश्यकता भी इसी बांध से पूरी होती है। तमिलनाडु के मैटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। और तमिलनाडु के जो मैटूर बांध है वो भी इसी भरे हुए नदी के पानी से क्या होता है, डेल्टा के क्षेत्र में सिंचाई होती है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध जो कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है, ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है, चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो। कर्नाटक का जो कृष्णा राजा सागर बांध है वो कहाँ है, कावेरी नदी के ऊपरी छोर यानी कि ऊपर वाले भाग पर स्थित है। और तमिलनाडु का मैटूर बांध नदी के निचले छोर पर है, यानी कि तमिलनाडु का जो मैटूर बांध है वो निचले छोर पर स्थित है। मैटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर में बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता। इससे क्या होता है, इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। यानी कि कई बार जो चीजें होती है वो किस लिए होती है, वो पानी को लेकर विवाद का कारण उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि पानी की जो जरूरत है वो उस राज्य के लिए भी आवश्यकता होती है और दूसरे राज्यों के लिए भी आवश्यकता होती है। और जब राज्य जो है अपनी समस्या को नहीं निपटा पाते तो जो केंद्र में बैठी हुई सरकार होती है वो डिसीजन लेती है ताकि जो भी न्याय हो वो बराबर बराबर का हो, कि दोनों राज्यों को सही प्रकार से यानी कि बराबर का जो पानी है वो मिल सके, ताकि दोनों राज्यों के जो जनता है वो अपना जो जीवन यापन है वो अच्छे प्रकार से कर सके। इसलिए जब राज्य सही प्रकार से डिसीजन नहीं ले पाती तो जो काम होता है वो सेंटर गवर्नमेंट का काम होता है, वो डिसीजन लेती है। चलिए, पिछले 30 सालों से दो राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती है। वही है कि अब भाई नदी का पानी है वो तो आप रोक नहीं सकते, नदी का जो पानी है वो तो अपने अनुसार ही बहेगा ना, उसे जिस भी डायरेक्शन में जाना होगा। तो इसलिए जब राज्य किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाती तो सेंटर में बैठी हुई जो गवर्नमेंट होती है वो उस समस्या का समाधान करती है, ताकि दोनों राज्यों के बीच आपस में कोई भी हिंसा ना हो, कोई भी दंगे ना हो, कोई भी लड़ाई या विवाद उत्पन्न ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। समानता एवं न्याय, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि न्याय और जो समानता होती है उसे एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा कि आर्टिकल 14 समानता के लिए कि सभी के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, वंश से संबंधित, तो सभी को समानता दी जानी चाहिए। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है।
मैंने वही पता कि आर्टिकल 17 जो है वो जो भी छुआछूत की भावना हो, उच्च वर्ग और नीच वर्ग में दलितों के साथ जो भेदभाव होता है, उनको अगर कोई भी इस तरीके का कोई भी छुआछूत की प्रथा अगर कहीं चली है तो कानून के द्वारा वहाँ पे रोक लगा दिया जा रहा है। अगर जब भी लोग नहीं सुनते तो कानून के तहत उन पे एक्शन भी लिया जा सकता है, उन्हें सजा भी दी जा सकती है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। यानी कि जब हम हिस्ट्री को उठा के देखेंगे तो वहाँ पे भी ना तो मंदिरों में घुसने दिया जाता था, ना ही शिक्षा का अधिकार था, ना ही उन्हें साफ पानी की व्यवस्था दी जाती थी, ना ही उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाती थी, ना ही उन्हें भरपूर यातायात के संसाधन दिए जाते थे। जो दलित लोग होते उनके साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता था, शूद्र से ज्यादा भेदभाव किया जाता। उन्हें गाँव में रहने की परमिशन नहीं थी, उन्हें खाने पीने की परमिशन नहीं थी, यानी कि बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। आप हिस्ट्री को भी उठा के देखोगे तब भी ऐसे हिस्ट्री जो पॉलिटी एक दूसरे से कहीं ना कहीं आपस में मिलती है। पहले हालत ये थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। वही चीज मैंने आपको बताई कि पहले जो दलित लोग होते थे उन्हें मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। और डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर ये कहा कि ये प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। यानी कि जब हमने लास्ट टाइम जब चैप्टर डिस्कस किया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ लोगों ने भेदभाव किया था, और उन्होंने फिर आगे जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, जब संविधान उन्होंने लिखा, तो इस प्रकार की जो दलितों के साथ जो छुआछूत की भावना होती है या भेदभाव किया जाता है, उसे क्या बताया, अमानवीय बताया कि इस प्रथा को खत्म किया जाए। और वो तभी खत्म किया जाता है जब कानून के तहत उसके ऊपर कोई आर्टिकल बनाया जाएगा। और आर्टिकल बनाने के बाद जब तक जनता उस चीज को नहीं मानती या जनता तक उसका मैसेज नहीं जाता कि इस अगर कोई भी किसी के साथ छुआछूत जैसा भेदभाव करता है या आने जाने नहीं दिया जाता दलित वर्ग के लोगों को, तो उनके ऊपर क्या किया जा सकता, उन्हें सजा दी जा सकती है। और इसलिए कोई भी जब नियम बनाए जाते हैं, कोई भी कानून बनाए जाते हैं, वो जनता को फॉलो करना जरूरी होता है। जब तक जनता उसे फॉलो नहीं करती तो वो जो कानून है वो एक किताब में लिखा हुआ शब्द ही रह जाता है। इसलिए जनता को उसे फॉलो करना जरूरी होता है। और इसलिए कानून जो बनाया गया था जिसमें कि जो लोग हैं सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाए। उनके जो भी दलित लोग हैं उन्हें भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार हो, उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार हो, उन्हें कहीं भी आने जाने की जो सुविधाएं वो दी जाए, उनके साथ किसी प्रकार कोई भेदभाव ना हो, उन्हें मंदिरों में जाने दिया जाए। तो यानी कि सभी जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो अन्य धर्म के वर्ग के लोग हैं, सभी को के अनुसार ही बराबरी का दर्जा दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है। बिल्कुल, सरकार जब देखती है कि जो भेदभाव अगर इस वर्ग के लोगों के साथ हो रहा है तो उन्हें अलग से कोई प्रावधान करती है, आर्टिकल्स बनाती है ताकि उस वर्ग के लोगों के साथ कोई भी अन्याय ना हो, उनके साथ न्याय हो, उन्हें भी सुख सुविधाओं से वंचित ना रखा जाए, उन्हें भी सारी सुख सुविधाएं मिल सके ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सके और कुछ कर सके। जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे, जैसे हमारे समाज में ये आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। ये धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि सरकार जब देख रही है कि मतलब जैसे महिलाओं के साथ अगर हम एग्जाम्पल लेके समझे कि जो लड़कियां हो गई उनका 18 वर्ष से पहले विवाह नहीं हो सकता, यानी जो महिलाओं का जो विवाह है 18 वर्ष से कम उम्र की जो भी लड़कियां होंगी, गर्ल्स होंगी, उनका जो विवाह नहीं हो सकता। जैसे कि प्रावधान बनाए गए कि लड़कियों की कॉलेज हो गई, उनकी स्कूल की फीस समाप्त कर दी गई है ताकि जो लड़कियां हैं वो भी पढ़ लिख कर अपनी भागीदारी निभा सके, अपनी भूमिका को निभा सके समाज में। और लड़कियों को 18 वर्ष के बाद अपने डिसीजन खुद मतलब लेने का अधिकार दिया गया, बट हमारा समाज अभी भी नहीं मानता इस चीज को। और मतलब वही की चीज है, जब तक कि अगर सरकार के द्वारा कोई प्रावधान बनाए जा रहे हैं, कोई आर्टिकल बनाए जा रहे हैं, जब तक जनता उस चीज को फॉलो नहीं करती, जनता नहीं मानती, तो वो जो आर्टिकल है वो बस एक किताब में छपा हुआ शब्द ही होता है। इसलिए कोई भी जब नियम बनाए, कानून बनाए या फिर कोई आर्टिकल बनाए जाते, प्रावधान किए जाते, तो जनता को उसे मानना जरूरी होता है। तो तभी तो इम्प्रूवमेंट आ सकेगी, तभी तो बदलाव हो सकेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर था पूरा फिनिश हो गया। आई होप कि गाइज आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।